काले जादू की कहानियाँ, ये सिर्फ कहानियाँ हैं या इनमें छिपा है सच्चाई का कोई अंश। आज हम जानेंगे काले जादू के उन अनसुलझे रहस्य को जिसको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी ही अनसुलझी अनकही कहानी सुनने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेटन संडे फैमिली। स्वागत करता हूँ आपका मेरी एक और नई रियल हॉरर वीडियो में। दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमको रमन ने भेजी है, जो कि करोल बाग के रहने वाले हैं। दोस्तों, रमन की फैमिली में 4 लोग हैं। रमन, उनके पापा, उनकी मम्मी और एक उनकी छोटी बहन। रमन के साथ ये जो घटना घटी, इसको सुनने के बाद जो लोग काले जादू पर विश्वास नहीं करते हैं वो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको हो सकता है बहुत कुछ सोचना पड़े, बहुत कुछ सोचने पे आप मजबूर हो जाओ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, रमन के पापा आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, जो कि अभी उनको 2 साल हुआ था। उन्होंने एक करोल बाग में ही एक दिल्ली की टॉय शॉप यानी कि खिलौने की दुकान खोली थी। वो वहीं पर ही अपना वर्क करते थे। वो ऐसे सज्जन इंसान थे जो सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी पर निकल जाते और रात में 9 बजे घर वापस आ जाते। बहुत खुशहाल फैमिली थी रमन की। एक बार की बात है, सब लोग खाने के लिए 10 बजे टेबल पर आ जाते थे। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। रमन के पापा यूं तो 9:30 बजे तक घर आ जाते थे, पर आज वो रात थी जब रमन के पापा 10 बजे तक भी घर नहीं आए थे। 10:30 भी हो चुका था और उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। रमन की मम्मी ने रमन को बोला कि रमन, ऐसा करो, जाओ जरा देख कर आओ तुम्हारे पापा कहाँ रह गए हैं। ऐसे तो यार वो 9 बजे तक आ जाते हैं, 9:30 तक आ जाते हैं। अब रमन का क्या था, रमन रेडी होकर जैसे ही बाहर निकलने लगे वैसे उनके पापा ने एंट्री मारी। उनके पापा अंदर आए। रमन ने पूछा कि पापा इतना लेट कहाँ हो गए और आपका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है? अरे यार, वो असल में हुआ ऐसा कि मैंने फ़ोन को चार्जिंग पर तो लगाया पर उसका प्लग ऑन करना भूल गया। रोज़ाना वो ऐसा नहीं करते थे, पर आज कुछ ऐसा था कि वो पूरा घूम घाम के आए थे। रमन ने इन सब चीज़ों को टाला और भूख सबको बहुत कस के लगी थी, तो साथ में बैठ के सब खाना खाने लगे। तो अब होता यूँ है कि जब रात के 12 बज रहे होते हैं तो रमन को प्यास लगती है और वो पानी के लिए अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। और जब वो पानी के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि किचन में जो मेरी फ्रिज रखी है वो तो पूरी खुली हुई है। अरे ये कैसे हुआ? रमन जाते हैं और उस फ्रिज को देखते हैं। जैसे ही वो देखते हैं तो वो पाते हैं कि फ्रिज पूरी खुली है और उसमें का खाना जो है वो पूरा नीचे बिखरा हुआ है। रमन लाइट जलाते हैं किचन की, इधर उधर देखते हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है बिल्ली बिल्ली घुस गई हो, उसने कुछ ऐसा करा हो। अब रमन जब बाहर निकलते हैं किचन से, उसी के जस्ट सामने इनका मेन डोर है। तो वो देखते हैं कि मेरा मेन डोर भी खुला हुआ है। यार ये कैसे हो सकता है? फ्रिज भी खुली है, मेन डोर भी खुला है, यानी कि कोई आया है। अब रमन दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब रमन दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पापा बाहर बैठे हुए हैं। रमन अपने पापा से पूछते हैं, पापा आप बाहर क्यों बैठे हो? चलो ना अंदर, रात के 12 बज रहे हैं यार, बाहर क्या कर रहे हो? उनके पापा कोई भी जवाब नहीं देते हैं। रमन फिर से पूछते हैं, पापा आप बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना। उनके पापा कुछ नहीं बोलते हैं। फिर रमन अचानक से उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, पापा अंदर चलो ना, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, कुछ तो बोलो। उसके पापा बस उसको यूं घूरते हैं और एक अजीब सी स्माइल पास करते हैं। कभी रमन के साथ ऐसा उन्होंने किया नहीं था। तो रमन भी एकदम से अंदर से उसको लगता है कि पता नहीं पापा को क्या हो गया है। अब रमन के पापा उसकी तरफ देखकर अजीब सी स्माइल पास करते हैं और पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे करके कि तू कैसी है, तू कैसी है, ऐसे कुछ करके बिहारी में कुछ ऐसे बोलते हैं। तो रमन को लगता है कि आज पापा लगता है मस्ती के मूड में, लगता है मम्मा से लड़ाई हुआ है, इसलिए पापा बाहर बैठे हुए हैं। रमन ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ के दरवाजे के अंदर ले जाके अपनी मम्मा के पास बंद कर देते हैं।
कि जाओ यार अंदर सो जाकर, बहुत रात हो रही है, और फिर वो मेन डोर बंद करके अपने रूम में चले जाते हैं। अब टाइम होता है सुबह का 3:30, जब रमन की मम्मी उसके दरवाजे पर आके रमन के नॉक करती हैं। रमन, रमन, सुनो ना बेटा, उठो ना बेटा। रमन एकदम से उठते हैं और देखते हैं कि मम्मी, हाँ क्या हुआ? बेटा पापा बार बार आपके पता नहीं क्यों बाहर जा जाकर बैठ रहे हैं, मैं 4 बार उनको पकड़ के अंदर लेकर आई। तो बोलते हैं यार आप 4 बार लाई हो, मैं सबसे पहले मैं ही उनको लेकर आया था। वो बाहर बैठे पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। दोनों लोग जाते हैं, उनके पापा को पकड़कर वापस अंदर रूम में लाते हैं। और फिर रमन भी बोलते हैं कि चलो ठीक है आप लोग ऊपर सो, मैं नीचे सो जाता हूँ, मैं अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देता हूँ। ठीक। अब वो तीनों लोग उसी रूम में सोते हैं, रमन नीचे और मम्मी पापा ऊपर। उसके पापा उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पूरे सुबह तक यही करते हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वो खूब सोते हैं, और उस दिन दुकान भी उनको बंद करनी पड़ती है। अब यही सिलसिला रहता है। उस दिन छुट्टी भी हो जाती है रमन के पापा की, और आज के दिन रमन के पापा जो है पूरा नॉर्मल रहते हैं, और रमन जो है उनको ही नोटिस कर रहे होते हैं। और रमन के पापा एक रात क्या करते हैं, छत पर अकेले चले जाते हैं और कुछ उल्टा सीधा आपसी में बड़बड़ा रहे होते हैं। तो पीछे से रमन की सिस्टर देखती है कि पापा ऊपर को जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे पीछे चली जाती है। और जब वो ऊपर जाकर देखती है तो वो देखती है पापा एकदम अजीब तरह से ऊपर बैठे हुए हैं और अपने नाखून को नोच रहे हैं। वो तुरंत दौड़ती है और अपनी मम्मी और रमन को ऊपर लेकर आती है। उन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि जो बंदा इतना अच्छा, इतना सही साठ है, उसको अचानक से क्या हो सकता है। अब ये सीन उनके साथ कंटिन्यू 1 हफ्ते तक होता है। रमन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उनकी मम्मी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारी फैमिली में आखिर ये कैसे हो गया यार। रमन इन सारी चीज़ों को समझते हैं, और रमन जब इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर अब वो ये सोचते हैं, लगता है पापा के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है, तो हम ये करते हैं, हम इनको बालाजी लेकर चलेंगे। इतना बोलते ही आप यकीन नहीं मानोगे, उनके पापा छत पर से नीचे गिर जाते हैं और उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। बड़ी मुश्किल से उनका पैर दिखाते हैं ये लोग, उनका ट्रीटमेंट चलता है पूरा पैर का, और वो कम से कम 3 महीने तक बेड रेस्ट पर रहते हैं। तब भी वो इतनी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि एकदम से उठ उठ जाना और अपने पैर को एकदम से नोचना, खरोचना, ऐसे करते हैं। और एक दिन तो उन्होंने बिल्कुल हद ख़त्म कर दी। एक दिन अपनी वाइफ का ही हाथ लेके, रमन की मम्मी का हाथ लेके एकदम से उनको काटते हैं, और इतने बड़े बड़े निशान उनकी मम्मी के हाथ पर नीले नीले पूरे पड़ जाते हैं। रमन की मम्मी रमन से रोते हुए बोलती हैं कि बेटा आप कुछ भी हो जाए, हम इनको सही कराएंगे, तुम्हें जो समझ में आ रहा तुम करो, पर इनको यार ठीक कराओ प्लीज़। रमन के अब कुछ समझ में नहीं आता है, और वो अपने पापा को अब मेहंदीपुर बालाजी ले जाने की पूरी तैयारी करते हैं। ये लोग कार में बैठते हैं, बहन को बोल देते हैं कि आप मत जाओ, आप घर को ही देखना, आप घर देखना, घर पूरा खाली रहेगा, आप देखना, हम पापा को लेकर जा रहे हैं। ये तीनों लोग कार में बैठते हैं। अब किसी तरह से रमन के पापा भी उस कार में बैठते हैं, पर वो इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, जो रास्ता उनका 6 घंटे का था उस रास्ते को उन्होंने 18 घंटे का बना दिया था। बार बार बोलते हैं मेरे को टॉयलेट लग रही है, मेरे को टॉयलेट लग रही है, बार बार उतर के कहीं टॉयलेट कर रहे हैं, तो कहीं रास्ते में भाग रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, उनकी मतलब इतना सही सीधा आदमी ऐसे कैसे, मतलब कैसे उसके साथ ये हो सकता है, आप सोच नहीं सकते हो। उनको किसी तरह से बालाजी ले जाया जाता है, और जैसे ही उनकी एंट्री उस मंदिर में होती है, वो एकदम अपनी पर्सनैलिटी ही बदल देते हैं। वो एकदम से किसी लेडी के रूप में आ जाते हैं, और वो एकदम औरतों की तरह बात करते हैं। तो वहाँ पर एक शास्त्री जी हैं, जो कि बहुत जाने माने शास्त्री हैं, जिन्होंने बहुत सारे वेद और शास्त्र पढ़े हुए हैं। जब वो रमन के पापा को देखते हैं और उनसे बोलते हैं, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो, और इनके शरीर में तुम कैसे गई, तुमने प्रवेश कैसे किया इनके शरीर में,
तो जो भी उनके अंदर आत्मा थी, प्रेत था, वो बोलती है, मैं आई नहीं, मेरे को भेजा गया है और तुम मेरे बीच में मत आओ। मैं इस आदमी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार कर रहूँगी। रमन की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। रमन भी बहुत परेशान है, पर वो अपनी मम्मी को समझाता है कि मम्मी, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं इस दुनिया में, जो टाइम से आती हैं और अपने टाइम से ही चली जाती, तो आप परेशान बिल्कुल मत हो। हम बजरंग बली के द्वार पर आ गए हैं, अब बजरंग बली सब संभाल लेंगे। तो वो बोलती है, आप जितनी भी कोशिश कर लो, जो प्रेत रहती है उनके अंदर, आप जितनी भी कोशिश कर लो, मैं इस आदमी को मार कर रहूँगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। वो फिर से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और मंत्र पढ़ते पढ़ते 2-3 बार उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। और जैसे ही वो करते हैं, आप इस तरह से रमन के पापा चीखते हैं कि पूरा मतलब जान लगा देते हैं, इतना कस के चीखते हैं वो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार चीखते हैं वो, और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जिनको मैं आपको ऐसे बता भी नहीं सकता। अब शास्त्री जी उसको बोलते हैं, बेटा जाएगा तो तेरे अच्छे अच्छे जाएंगे, मतलब अब तुम्हारे अंदर जो तुमने जैसे भी प्रवेश किया है। तो अब बोलते हैं वो कुछ पढ़ते हैं और फिर वो डरने लगते हैं रमन के पापा, अरे ये क्या पढ़ रहे हो, अरे ऐसा ना करो। शास्त्री जी उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो और तुमको किसने भेजा है। तब वो जो उसके अंदर प्रेत होती है रमन के पापा के अंदर, तो वो बोलती है कि मैं कहीं से आई नहीं, मैं कोई हवा बयार नहीं हूँ, मेरे को इनके अंदर भेजा गया। और वो शास्त्री जी पूछते हैं कि तुम कैसे इनके शरीर में प्रवेश करी। तो वो बोलते हैं, मैं इनके शरीर में बर्फ़ी के ज़रिए प्रवेश करी हूँ। तो शास्त्री जी पूछते हैं कि तुम हो कहाँ की, तुम हो कौन। तो वो बोलती है, मैं उत्तराखंड की हूँ, एक ट्रक हादसे में मेरी मौत हो गई थी, मेरी पूरी फैमिली मर गई थी, मुझे उत्तराखंड से यहाँ पर लाया गया है टोना टोटका करके। मैं इस दुनिया में अब प्रेत बनकर जी रही हूँ, मुझे टोना टोटका करके लाया गया है। तो शास्त्री जी उससे पूछते हैं, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, किसने तुमको भेजा है इनके शरीर में। तब जो खुलासा पता चलता है दोस्तों, आपके भी होश उड़ जाएंगे। करोल बाग में 2 टॉय की शॉप है, एक रमन के पापा और एक जस्ट उसी के थोड़ा दूर पर दूसरी शॉप है। तो वहाँ का जो मालिक है, उसने एक दिन रमन के पापा के लिए मिठाई भेजी थी जिसमें वो बर्फ़ी थी, और वो बर्फ़ी रमन के पापा को उसने खिलाई। और अब आप ये सोचोगे कि रमन के पापा पर ही वो जादू क्यों हुआ। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर छोड़ी जाती हैं तो फिर वो उसी पर ही अटैक करती हैं। और उस दिन रमन के पापा इसलिए लेट आए थे, वो शास्त्री जी को ये भी बताती है कि मैं तो इसको उसी रात को मार चुकी होती, पर उस रात इसके देवताओं ने इसको बचा लिया। जो इसके देवता हैं उन्होंने इसको बचा लिया। मैं तो इसको शमशान गई थी राख खिलाने, और अगर ये राख खा लेता तो मैं इसको कहीं का ना छोड़ती। पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो इसको वापस घर पर ले आई। तो रमन बताते हैं कि पापा मेरे शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो दोस्तों, ये जो इनके इष्ट देव थे, इन्होंने रमन के पापा की बहुत मदद करी और उस रात उनको मौत के घाट से बचाकर घर ले आए, वरना वो उसी रात को ही जा चुके थे। शास्त्री जी रमन के पापा को पूरी तरह से बांध देते हैं, बंदेजी कर देते हैं पूरी तरह से कि अब इनको कुछ भी नहीं हो सकता। और जितना भी काला टोना टोटका था वो सब उल्टी के जरिए सब निकल जाता है। उल्टी के जरिए उसमें बर्फ़ी भी निकलती है, एकदम काली उल्टी होती है, खूब एकदम गंदी सी काली काली उल्टियाँ होती हैं। उसके अंदर से एक बर्फ़ी का छोटा सा टुकड़ा भी निकलता है जो उनको कराकर खिलाया गया था। तो दोस्तों, ये लोग रमन अपने पापा को घर लेकर वापस आते हैं। अब रमन के पापा बिल्कुल ओके हैं, पर अभी भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। इस हादसे के बाद से वो बहुत डिप्रेशन में चले गए। उनका बीपी हाई रहता है, शुगर के भी पेशेंट हो गए हैं, अभी भी उनकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं। पर भगवान की दुआ से अब वो बिल्कुल ठीक ही हैं। बिल्कुल ठीक तो नहीं बोल सकते, पर इस केस के बाद उनकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें खुद रमन ने भेजी थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कहानी या किस्सा है तो हमें ईमेल करके ज़रूर भेजें। हम आपकी कहानी को दूसरों तक लाएंगे। हम आपके लिए ऐसे ही डरावनी और भयानक कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, किसी की दी हुई चीज़ को बहुत सोच समझ कर खाएं।